हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो कि मनी एंड बैंकिंग या मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में भी जोड़ा गया है, कि पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक टॉपिक 1 बाय 1 मिलेंगे और सबसे बेहतर मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, आप अगर बीकॉम के छात्र हैं तो आप किसी से मिलिए यार। कोई भी आपसे पूछे भाई कर क्या रहे हो, तो अगर आपने जवाब दिया कि बीकॉम कर रहे हैं या कॉमर्स आपने कहा नहीं, कि तुरंत वो व्यक्ति कहेगा बैंक वाला। तो अगर आपके साथ बैंकिंग शब्द ही जोड़ दिया गया, मतलब वो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है, तो आप कम से कम बैंक को तो बेहतर तरीके से जानिए। क्या आप भारत के बैंक का इतिहास जानते हैं? नहीं, सच्चाई यही है, नहीं जानते। हम बताएंगे। आज हम आपको भारत में बैंक का एक एक इतिहास आपके लिए लेके आ रहे हैं, कि भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक आई, कब आई, और कैसे सिस्टमेटिक ढंग से हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। तो हम आपके लिए बैंकों का एक इतिहास लेके आ रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मोड में हो, जिसे हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कहते हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आप अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप हमसे पेड क्लास लीजिए। भारत में बैंक का इतिहास, आज हमारा यही टॉपिक है। हम जानते हैं कि सबसे पहले भारत में बैंक कब आई। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछो, या आपने अगर 12th में कॉमर्स पढ़ा है, तो बेसिकली पहले तो लोग RBI या SBI का नाम ले लेते हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत बैंक की समझ रखता है या जिसने बैंक के बारे में पढ़ा है, तो वो 1806 का जिक्र कर देता है। लेकिन हम आपको सबसे पहले बैंक से आपको लेके चलते हैं। तो प्लीज़ आप पेपर पेन उठा लीजिए और एक एक चीज़ें बेहतर तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। हम आपके लिए पूरा मौका देंगे और विधिवत तरीके से आपके लिए ये क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें भाई याद रखने की चीज़ें हैं, तो याद तो रखना ही होगा, तो हमें नोट डाउन करना ही होगा। तो भारत में बैंकिंग का सबसे पहला इतिहास मिलता है 1770 में। ठीक है? भारत में बैंक का सबसे पहला इतिहास मिलता है 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से, जो कि कलकत्ता में था। और ये यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पे कार्यरत था, लेकिन इसकी समाप्ति 1829 में हो गई। फिर से जान लीजिए, मैंने क्या कहा कि भारत में अगर आप सबसे पहले बैंक की बात करते हो, तो भारत में सबसे पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से था। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि कलकत्ता में स्थापित था, यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर आधारित था, और इनकी समाप्ति 1829 में हो चुकी है। तो अभी हमें ये पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ बैठे कि भारत का पहला बैंक, तो अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान बताएंगे 1770 में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा बैंक कौन सा था? अगर हम दूसरे बैंक की बात करते हैं, तो दूसरा बैंक कौन था? तब इतिहास आता है 1806 का।
जो आप पढ़े हो। लेकिन हम यहाँ एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको इतिहास बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम का। और ये बैंक बना कहाँ था? कलकत्ता में, ठीक, कलकत्ता में। और ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में बना था। यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर ये कार्यरत थे। यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम, यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर काम करते थे, यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर काम करते थे। और 1829 में समाप्त हो गए, 1829 में समाप्त हो गए। इसके बारे में इससे ज़्यादा और नहीं जानना, ठीक है। फिर हम आते हैं 1806 में। यहीं से इतिहास आप सब जानते हैं। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1806 में। 1840 में बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बम्बई। और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। मतलब आप कितने जानते हो? 3। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इसे बैंक ऑफ बंगाल भी कहा जाता था, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। चाहे बैंक ऑफ कलकत्ता कह लेते थे, चाहे बैंक ऑफ बंगाल। चलिए, ये हमने मान लिया। कुछ बेहतर बातें यहाँ से निकल के आएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। मैंने आपसे ये कहा कि हम आपके लिए आज की इस क्लास में भारत का बैंकिंग इतिहास आपको बताने वाले हैं कि भारत में आखिर ये बैंकिंग सुविधाएं कब पहुंची, कब हम इनसे अवगत हुए। तो सबसे पहला इतिहास कब मिलता है भारत में बैंक का? तो सबसे पहला इतिहास मिलता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पे कार्यरत थे और 1829 में समाप्त हो गए। कहाँ स्थापित थे? कलकत्ता में। और फिर 1806 में ही आ गया था, इनके समाप्त होने के पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को नोट निर्गमन का कार्य भी दिया गया था, लेकिन कब? 1861 में। 1861 में केंद्रीय बैंकिंग के नोट निर्गमन का कार्य भी इन तीनों को दे दिया गया। नोट निर्गमन का कार्य और केंद्रीय बैंकिंग का कार्य इन तीनों को दे दिया गया, केंद्रीय बैंकिंग का कार्य दे दिया गया, ठीक। तो मतलब देश में उस समय कोई केंद्रीय बैंक नहीं था, बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक। वर्तमान में केंद्रीय बैंक कौन? जी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उसका इतिहास तो 1934 से है। तो उसके पहले क्या? अभी तो हम 1800 पे हैं। तो RBI के आने के पहले बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास थे। और 1861 में इनको नोट निर्गमन का भी कार्य दिया गया था और ये केंद्रीय बैंकिंग के भी कार्य करते थे। चलिए, हमने ये जान लिया। लेकिन इसके बाद कौन आया? 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। आपके आस पड़ोस में ये बैंक होगी, आप इससे विधिवत जानते हैं, पहचानते हैं। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। अब हम आपको कुछ बड़ी बातें बताने चल रहे हैं। ये तो ख़त्म हो गए, ये आगे चल के तीनों कहीं ना कहीं SBI में समाप्त हो गए। मतलब अब इनका भी अस्तित्व खत्म है, अभी SBI बन चुके हैं। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इलाहाबाद बैंक इस समय सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कौन? इलाहाबाद बैंक, ठीक। सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? इलाहाबाद बैंक, ठीक है। और ये 1820 में बने हैं,
ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान देना, ये 31 मार्च 2020 तक का अगर आंकड़ा आता है, 31 मार्च 2020 तक सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। अब बताओ भैया, जब 31 मार्च 2020 तक सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था, यार 31 मार्च 2020 तो बीत गई, उसके बाद से क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया। 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। 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 कंफर्म? तो आपने 3 हिस्ट्री जान लिया। सबसे पहले भारत में बैंकों का इतिहास कब से मिलता है? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1829 में समाप्त। फिर अगर हम दूसरा इतिहास जानते हैं तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, और इनको 1861 में केंद्रीय बैंकिंग के और नोट निर्गमन का कार्य भी दिया गया था। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई और ये 31 मार्च 2020 तक रहे हैं। और 31 मार्च 2020 के पहले ये देश के सबसे पुराने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचे थे। और 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का किस में विलय हो गया? इंडियन बैंक में विलय हो गया। तो जब इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया तो अब ये देश का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं रहा, क्योंकि अब इलाहाबाद बैंक का अस्तित्व समाप्त। अब उसके स्थान पे केवल क्या बचा है? इंडियन बैंक। लेकिन कब से? 1 अप्रैल 2020 से। चलिए, क्या इसके बाद और कोई? लेकिन ये जितने भी बैंक थे ये विदेशियों द्वारा स्थापित थे। ये विदेशियों द्वारा स्थापित थे और विदेशियों द्वारा संचालित भी थे। अभी इसमें भारत का कहीं भी कोई सहयोग नहीं था। बस इनका इतना ही सहयोग था कि ये भारत में स्थापित थे। ठीक है। फिर 1881 का इतिहास आता है। 1881 का। भाई इलाहाबाद बैंक तक आपने जान लिया। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना के बाद 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। ये भी स्थापित तो अंग्रेजों द्वारा ही था, लेकिन ये पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। मतलब अभी भी हमने यहाँ से क्या क्या बताया आपको कि पहले बना बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, 1829 में समाप्त हुई। यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर कार्य करते थे। 1806 में, 1840 में, 1843 में बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास बने। 1861 में इनको नोट निर्गमन का या केंद्रीय बैंकिंग का कार्य भी दिया गया। लेकिन फिर भी ये केंद्रीय बैंक नहीं थे। फिर भी ये देश के केंद्रीय बैंक नहीं थे। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये भी विदेशियों द्वारा स्थापित ही था और भारतीयों द्वारा ये तो संचालित भी नहीं था। लेकिन फिर भाई अंत में आया, सार्वजनिक क्षेत्र का ये बैंक बना। लेकिन 1 अप्रैल 2020 तक इलाहाबाद सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था। अभी क्या हुआ कि इसका इंडियन बैंक में विलय हो गया 1 अप्रैल 2020 से। अब इलाहाबाद बैंक नहीं रहा, केवल इंडियन बैंक है। तो इलाहाबाद बैंक समाप्त। अब 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक आया था। अवध कॉमर्शियल बैंक ये देश का पहला संचालित, भारतीयों द्वारा पहला संचालित बैंक था। जो संचालन कार्य में कौन इसके लगे थे? भारतीय लगे थे। मतलब ये सब विदेशियों द्वारा स्थापित थे,
लेकिन ये भारतीयों द्वारा संचालित भी नहीं थे। ये क्या था, स्थापित तो विदेशियों द्वारा था लेकिन संचालित भारतीयों द्वारा था। और इलाहाबाद बैंक के इंडियन में विलय हो जाने के बाद अब अवध कॉमर्शियल बैंक 1 अप्रैल 2020 से सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा। सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा। कंफर्म? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? जब मैं यहाँ बता रहा था तो आपके मन में जरूर ये शंका थी कि इलाहाबाद बैंक का इलाहाबाद बैंक का जब इंडियन बैंक में विलय हुआ तो अब ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक तो नहीं रहा, तो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक अब कौन सा? तो चूंकि तब मैंने इसे बताया नहीं था ना, तो उस समय बताना लॉजिक नहीं बनता था, तो इसलिए मैंने अब बताया। ठीक, तो पूरी बातें क्या बन गई कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद क्या आया, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। और इसके बाद भी हम आगे बढ़े तो 1865 में क्या आया, इलाहाबाद बैंक। और 1881 में क्या आया, अवध कॉमर्शियल बैंक। और अब अवध कॉमर्शियल बैंक 1 अप्रैल 2020 से देश करंट तक देश का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कंफर्म? तो अब बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप यहां लिख सकते हो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। ठीक, हम आगे अगले पर चलते हैं, तो भाई हमें मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अठारह सौ 94 में, हम 1891 तक पहुंच चुके थे अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 तक। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक आया था ना, 1881 में। 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई, पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई। और एक बात, ये देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। इलाहाबाद बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक भी तो था, लेकिन वो भारतीयों द्वारा स्थापित नहीं था, सिर्फ भारतीयों द्वारा संचालित था। और ये भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित दोनों था। देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित, भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित बैंक था। देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित बैंक था। ठीक है, तो देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? तो 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई। पीएनबी जानते हैं ना, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित हुआ और ये देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। लेकिन 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी का पीएनबी में विलय हो गया। और जब पीएनबी में इनका विलय हो गया तो चलिए बताते हैं पहले, तब ज़्यादा बेहतर लगेगा। 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों का विलय, ओबीसी का विलय पीएनबी में हो गया, का विलय पीएनबी में हो गया, पीएनबी में हो गया। ठीक है, तो ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया। दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया,
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो गया। अब फिर आपके मन में प्रश्न आ गया, भाई आपके मन में प्रश्न बहुत आते हैं। कौन सा प्रश्न आया? अब ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, तो पहला कौन? तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पहला एसबीआई है, दूसरा पीएनबी है, तीसरा बीओबी है, चौथा कैनरा बैंक है और पांचवा इंडियन बैंक है। अरे अब नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना बहुत है आपके लिए। तो हमने ये कहा क्या कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई है वर्तमान में। दूसरे नंबर पे कौन है? पीएनबी है। तीसरे नंबर पे कौन है? बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। चौथे नंबर पे कौन है? कैनरा बैंक। और पांचवें नंबर पे कौन है? इंडियन बैंक। कंफर्म? चलिए, तो पीएनबी का इतिहास आपने जान लिया। 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई। 1894 में पीएनबी की स्थापना हुई। ये देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों बैंकों का विलय पीएनबी में हो गया। मतलब ये दोनों बैंक पीएनबी में मिल गए, तो इन दोनों का अस्तित्व खत्म, अब केवल कौन होगा? पीएनबी होगा। तो आप हमारे ही रोड पर है पीएनबी, तो वहाँ पहुँचिए तो आपको मिल जाएगा। तो पीएनबी मतलब ओबीसी था, अब उसके नीचे पीएनबी लिख उठा है, तो पीएनबी में हो चुका है। ठीक है, और अब ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो चुका है। कंफर्म? चलिए, मान लिया। फिर अभी हम 1894 में थे। 1913 और 1917 में आते हैं हम। 1913 से 1917 में बैंकिंग संकट आया। बैंकिंग संकट आया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बैंकिंग संकट इसे कहा गया। 1913 से 1917 बैंकिंग संकट कहा जाता है। बैंकिंग संकट क्यों कहा जाता है? क्योंकि तब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध की वजह से कोई नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध हुआ और कोई नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। कोई नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। कोई नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। ठीक है, कोई नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ता है। तो हमने एक एक तरफ से आपको सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से बताई ना। तो क्या आपने जाना कि 1913 से 1917 में बैंकिंग संकट आया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस प्रथम विश्व युद्ध की वजह से कोई भी नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। 1914 से 1915 की बात की गई। 1914 से 1915 में चैम्बरलिन आयोग आया। चैम्बरलिन आयोग आया और चैम्बरलिन आयोग ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि अगर देश में आप एक सिस्टमेटिक विकास चाहते हैं तो देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की चैम्बरलिन आयोग ने। कंफर्म? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? एक तरफ से चलते हैं आपको। अब चूंकि यहीं से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, अब एक फिर से पीछे वाली बातें आएंगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा क्या क्या? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल जिसे कहते हो, 1840 में बैंक ऑफ बम्बई और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। 1861 में इन तीनों को नोट निर्गमन का कार्य और केंद्रीय बैंकिंग का कार्य दिया गया था, लेकिन फिर भी देश में कोई केंद्रीय बैंक नहीं था। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई।
1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद का इंडियन बैंक में विलय होने के पहले तक इलाहाबाद बैंक देश का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था, लेकिन उसके विलय के बाद अब अवध कॉमर्शियल बैंक देश का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। चलिए मान लिया, और वो भी कब? 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक बना था। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक बना। ये देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित बैंक, भारतीयों द्वारा स्थापित नहीं था, सिर्फ भारतीयों द्वारा संचालित था। स्थापित तो ये भी विदेशियों द्वारा था। फिर 1894 में आया पीएनबी। ये देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। और पीएनबी ने अपने में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओबीसी बैंक को मिला लिया है 1 अप्रैल 2020 को। तब से अब पीएनबी पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, क्योंकि पहला एसबीआई, दूसरा पीएनबी, तीसरा बड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा केनरा, पांचवा इंडियन बैंक। ठीक, तो आगे फिर बढ़ गए 1913 से 1917 का बैंकिंग संकट। बैंकिंग संकट इसलिए कहा गया क्योंकि पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हुआ था, तब जब जापान में नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया। 2 बम गिराए गए थे, पहले का नाम लिटिल बॉय, दूसरे का नाम फैट बॉय। हाँ, बमों के नाम थे भैया, आपके ही नाम कहाँ हैं। तो 1913 और 1917 में बैंकिंग संकट हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, और कोई नया बैंक स्थापित नहीं हुआ। 1914 और 1915 में चैम्बरलेन आयोग आया, केंद्रीय बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। ये सिफारिश हुई कि एक देश में एक केंद्रीय बैंक होना ही चाहिए। चलिए मान लिया। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, कोई ऐसा विकल्प बनाते हैं कि बीच का काम निकल जाए। तो इन्होंने जो पहले से 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने थे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जी, जो पहले से 3 बैंक बने थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने थे ना, कौन कौन से? 1806, 1840 और 1843 में उन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। जो 1806, 1840, 1843 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने थे। 1806, 1840 और 1843 में ये बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल जिसे कहते हो, ठीक है, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई, और ये बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, अब तो चेन्नई हो गया है। ये 3 थे। इन तीनों को 1921 में मिला दिया गया, 1921 में मिला दिया गया, और 1921 में इन तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक बना दिया गया। ध्यान देना, 1914 से 1915 में चैम्बरलेन आयोग आया। तो चैम्बरलेन आयोग ने देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। उन्होंने कहा देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जो देश में केंद्रीय बैंक होगा वो देश के लिए नियमन और नियंत्रण करेगा। तो इन्होंने ये सोचा क्यों ना बीच का एक रास्ता निकाला जाए। तो 1806, 1840, 1843 में ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। इनका क्या नाम था? 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया गया, और इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई। कहा गया कब ये इंपीरियल बैंक हो गया, और उनसे ये केंद्रीय बैंकिंग का काम लेने लगे। जब उनसे ये केंद्रीय बैंकिंग का काम लेने लगे तो भैया 1926 और 1927 में हिल्टन यंग आयोग आया। 1926 से 1927 में हिल्टन यंग आयोग आया। हिल्टन यंग आयोग 1926 से 1927 में हिल्टन यंग आयोग आया, और इन्होंने केंद्रीय बैंकिंग की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। इन्होंने कहा भैया आप ये क्या कर रहे हो? आप, चैम्बरलेन ने ये कहा 1914-15 में कि आप एक केंद्रीय बैंक लेके आओ,
तो आप 1921 में जो पहले से बने उनको मिला के केंद्रीय बैंक बना दिए। तो 1926-27 में हिल्टन यंग आयोग की स्थापना हुई और हिल्टन यंग आयोग ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। 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 ठीक, केंद्रीय बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। और तब 1933 में गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन में ही भारत को राजनैतिक अधिकार दिया गया था। भारत को पॉलिटिकल राइट दिए गए थे। गोलमेज सम्मेलन में भारत को राजनैतिक अधिकार मिला। 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 1933 का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस गोलमेज सम्मेलन में भारत को राजनैतिक अधिकार दिया गया था। और राजनैतिक अधिकार मिलने के बाद 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। अब ये तो कितनी बार पेपर में आ चुका है ये मुझे याद तक नहीं है। ध्यान देना, मैं काउंटिंग भूल गया हूँ। मतलब ऐसा कोई वर्ष नहीं होता जिस वर्ष ये पेपर में ना आए कि आरबीआई एक्ट कब पास हुआ, 1934 में। लेकिन आरबीआई लागू हुआ है 1935 से, ये याद रखिएगा। आरबीआई एक्ट पास हुआ है 1934 में। अगर पूछा जाए कि पास कब हुआ, 1934 में। आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में। लेकिन 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और यही देश का केंद्रीय बैंक बना। आरबीआई की स्थापना देश के केंद्रीय बैंक के रूप में की गई। केंद्रीय बैंक, यही देश का केंद्रीय बैंक। कंफर्म? तो पूरा आपने जान लिया। 1806 में, 1840 में और 1843 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे। इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया गया 1921 में। और इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया पेपर में कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर क्या बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। या इंपीरियल बैंक की स्थापना किससे हुई, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई और इन्हें नोट निर्गमन तक का कार्य दिया गया था। ठीक है। लेकिन फिर आगे जब हम बढ़े तो 1926-27 में हिल्टन यंग आयोग आया। 1926-27 में जब हिल्टन यंग आयोग आया तो हिल्टन यंग आयोग ने केंद्रीय बैंकिंग की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। और उसके बाद 1933 में गोलमेज सम्मेलन में भारत को राजनीतिक अधिकार मिला और 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। और 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ है और ये आरबीआई लागू कब से हुआ? आरबीआई एक्ट 1 अप्रैल 1935 को। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। मिटा दें? बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब राष्ट्रीयकरण एक अलग घटना है, उसे हम अगले दिन बताएंगे। ठीक है, नहीं तो ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ये चीज़ें किताबों में भी नहीं हैं, तो या हैं तो वो उतनी प्रमुखता नहीं पाए हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब जब आरबीआई स्थापित हुआ था तो ये निजी लोगों का बैंक था। मतलब उसकी पूंजी निजी व्यक्तियों के हाथ में थी। तो सरकार ने 1 जनवरी 1949 को उसका राष्ट्रीयकरण करके आरबीआई की पूंजी में अब स्वयं पूरा विनियोग कर दिया। और उसकी पूंजी मतलब आप राष्ट्रीयकरण कहते किसे हो? आप ये जानिए कि जब देश के किसी बैंक को सरकार अपने अधिकार में लेती है तो उसकी जो पूंजी होती है, निजी शेयर धारकों की पूंजी सरकार वापस कर देती है और उसके शेयर खुद ले लेती है। तो उसे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं।
तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकरण करके तब इसे सरकार के आधिपत्य में लाया गया। चलिए मान लिया, लेकिन याद रखिएगा फिर 1 जुलाई 1949 को 1 जुलाई 1949 को भारतीय बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1 जुलाई 1949 को। तो बैंक का नियमन किसके द्वारा होता है? अब दो बातें हैं बेटा। तो बैंक का नियमन आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा होता है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा होता है? कंफर्म? अगर हम बात करें बैंक के नियमन की, तो बैंक को कंट्रोलिंग तो आरबीआई करती है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो किससे? तो रूल एंड रेगुलेशन नियमन जिसे हम बोलते हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग होता है। कंफर्म? चलिए, तो आप एक सिस्टमैटिक ढंग से 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पे थे, कलकत्ता में थे और 1829 में समाप्त हो गए। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता या बंगाल जिसे बोलते हो, बैंक ऑफ बम्बई 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने। 1861 में इनको केंद्रीय बैंकों के और नोट निर्गमन के कार्य भी दिए गए। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। 31 मार्च 2020 तक ये देश का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से अब इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। तो इलाहाबाद बैंक का अस्तित्व समाप्त है। फिर 1881 में उसके बाद बना था इलाहाबाद बैंक के बाद अवध कॉमर्शियल बैंक। ये स्थापित तो ये भी विदेशियों द्वारा था, लेकिन ये पहला भारतीयों द्वारा संचालित बैंक था। और जब से इलाहाबाद बैंक की विलय हो गया है, अब इलाहाबाद बैंक के विलय के बाद अवध कॉमर्शियल बैंक देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, लेकिन अब इसके भी विलय की बात चली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1894 में पीएनबी आया और ये देश का पहला भारतीयों द्वारा स्थापित और संचालित बैंक था। लेकिन 1 अप्रैल 2020 को पीएनबी में ओबीसी का और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया। तो पीएनबी अब देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पहला एसबीआई, दूसरा पीएनबी, तीसरा बीओबी, चौथा कैनरा बैंक और पांचवा इंडियन बैंक। 1913 से 1917 में बैंकिंग संकट रहा, प्रथम विश्व युद्ध। उस समय किसी भी नए बैंक की स्थापना नहीं हुई। 1914-15 में चैम्बरलेन आयोग आया और चैम्बरलेन आयोग ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। तो नए बैंक की स्थापना करने के बजाय जो पहले से स्थापित था 1806 में, 1840 में और 1843 में, उन्हीं को मिलाकर एक नए बैंक का नाम दे दिया इस इंपीरियल बैंक। तो जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, उन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक नाम दे दिया गया और इंपीरियल बैंक की स्थापना कर दी गई 1921 में। और उनसे नोट निर्गमन का काम भी लिया जाता था। 1926-27 में हिल्टन यंग आयोग आया और हिल्टन यंग आयोग ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की। तो 1933 में भारत को राजनीतिक अधिकार मिले। उसके पहले भारत का राजनीतिक अस्तित्व नहीं था। तो राजनीतिक अधिकार मिला तो 1934 में आरबीआई एक्ट आया है और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई की स्थापना हुई और देश का ये केंद्रीय बैंक है। और ये जब स्थापना हुई थी तो निजी अंशधारियों का बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण करके इसे सरकार ने अपने अंडर में लिया। और 1 जुलाई 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। तो भारत में बैंकों का नियमन आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत होता है। चलिए एक और इतिहास जान लेते हैं, इसी में जोड़ते हैं। चूँकि यहाँ तक हम
1921 तक तो पहुँचे हैं इम्पीरियल बैंक तक। तो और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो 1806 में, 1840 में और 1843 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक आए। 1921 में उन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला के इम्पीरियल बैंक ऑफ बना दिया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से बना दिया गया। और एडी गोरावाला की समिति आई 1 जुलाई 1955 में। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। एडी गोरावाला समिति की सिफारिशों के आधार पर उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1 जुलाई 1955 को, और उनका राष्ट्रीयकरण करके अब बना दिया गया है क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बहुत कुछ जानना है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। तो ये तो था भारत में बैंकों का एक इतिहास। हम अभी मुख्यतः स्वतंत्रता के पूर्व की बात जाने हैं, स्वतंत्रता के बाद की भी बात बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों से बताइए कि वो कंपटीशन के लिए बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं या जानकारी के लिए बैंकिंग पढ़ना चाहते हैं। ये तो यार रोचक विषय है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो आप आइए, हमसे जुड़िए। हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सकें। और आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो अगर आप नए आए हैं तो हम आपको ये बता देते हैं कि हमारे यहाँ बीकॉम और एमकॉम के हर एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, तो आप हमसे जुड़िए, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेड क्लास लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।